Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes. Okay, if you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. Okay. Monetary stability and an expanding population stimulated economic growth. अब यहाँ पर monetary stability यानी कि पैसा जो था, इनकी करेंसी सही फ्लो चल रहा था और पॉपुलेशन भी एक्सपेंड कर रही थी, तो उससे इनके काफी अच्छी आर्थिक ग्रोथ हुई, एज इन की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हुई. एंड द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इन रूरल एस्टेब्लिशमेंट्स. और इसकी वजह से ही आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड के अनुसार देखा गया है कि काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, रूरल एस्टेब्लिशमेंट में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस लाइक ऑयल प्रेसेस एंड ग्लास फैक्ट्रीज इन newer technologies such as screw pressers and multiple water mills and in a revival of the long distance trade with the east. और रूरल एस्टेब्लिश के अंदर जो चीजें इन्वेस्ट करी है उसके अंदर इन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई, ऑयल प्रेसेस, ग्लास फैक्ट्री की नई टेक्नोलॉजी लेकर के आई है, स्क्रू प्रेसेस, मल्टीपल वाटर मिल्स इन्होंने लगाई और काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी किया इन्होंने ईस्ट के साथ में. All of this carried over into a strong urban prosperity that was marked by a new form of architecture and exaggerated sense of luxury. अब ये सारी ही चीजें जो हैं एक स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रोस्पेरिटी लेकर के आई, यानी कि शहरीकरण जो हुआ था वो काफी अच्छे से हुआ, शहर कभी काफी ज्यादा ग्रो करे और नए तरह का आर्किटेक्चर यहाँ पर लाया गया और एक अलग ही फॉर्म में लग्जरी जो है एग्जैजरेटेड फॉर्म में, यानी काफी बड़ा चढ़ा करके जो है इनको यहाँ पे लग्जरी भी मिलने लगी. The ruling elites were wealthier and more powerful than ever before. अब जो ruling elites थे वो और भी ज्यादा पैसे वाले हो गए और ज्यादा पावरफुल हो गए जितने कि वो पहले नहीं थे. In Egypt, hundreds of papyri survive from these later centuries and they show us a relatively affluent society where money was in extensive use and rural estates generated vast incomes in gold. अब इजिप्ट के अंदर जो कई सारे पेपियरी सर्वाइव कर पाए हैं उसको देख करके ये हमें पता पड़ता है कि भाई उस समय में समाज जो काफी अफ्लुएंट, काफी रिच रहा है पैसे को लेकर के, ठीक है, जहाँ पैसा इतना ज्यादा यूज किया जाता था. रूरल एस्टेट जो थी उन्होंने काफी इनकम कमाई है गोल्ड से. For example, Egypt contributed taxes over 2.5 million solidi a year, roughly 3,500 lbs of gold in the region of Justinian in the 6th centuries. अब एग्जाम्पल के तौर पे कि इन्होंने कितना पैसा कमाया उसको ये देखिए कि इन्होंने टैक्स ही जो है वो करीब 2.5 मिलियन सॉलिडी एक साल का इनका टैक्स हुआ करता था, जो करीब 3,500 lbs ऑफ गोल्ड है. और ये सिंपली एक जो राइन था जस्टिनियन इन द 6th सेंचुरी उनके अंडर था, एक एम्परर जो थे उनके अंडर था, ठीक है, तो वहां पे ये चीज हुई है. Indeed, large parts of the Near Eastern countryside were more developed and densely settled in 5th and 6th centuries than they would be even in the 20th century. This is the social background against which we should set the cultural developments of this period. Eastern countryside as in village area, eastern village area जो है वो ज्यादा डेवलप था, डेंसली सेटल्ड था, ठीक है, काफी ज्यादा वहां पर लोग रहते थे 5th से 6th सेंचुरी के अंदर, और वो इतना डेवलप था जितना कि अभी वो 20th सेंचुरी में भी नहीं है, ठीक है, क्या ही होगा, उतना डेवलप्ड वो उस समय था. ये एक सोशल बैकग्राउंड जो है, ये सेट करता है उस समय के पीरियड के बारे में, बताता है कि वही उस जमाने में क्या कल्चरल डेवलपमेंट रहे होंगे. इन दोनों ही पैराग्राफ्स में अगर आपको दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. The traditional religious culture of the classical world, both Greek and Roman, has been polytheist. ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर रीजनल और ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर से देखा जाए तो दोनों ही क्लासिकल वर्ल्ड के अंदर ग्रीक और रोमन जो है वो क्या है, पॉलिथिस्ट हैं. That is, it involved a multiplicity of cults that included both Roman and Italian gods like Jupiter, Juno, Minerva, and Mars, as well as numerous Greek and Eastern deities worshipped in thousands of temples, shrines, and sanctuaries throughout the empire. Basically,
पॉलिथिस्ट का मतलब कहने का ये है कि ये कई सारे उनका विश्वास है, कई सारे भगवान हैं जिनमें इन्होंने विश्वास रखा है। अब एक और कंट्री ऐसी बताइए जो इसी चीज में विश्वास करती है, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे ये चीज काफी ज्यादा पॉपुलर है, पॉलिथिस्ट वाली चीज आपको देखने को मिल जाएगी। नोबडी। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये चीज काफी ज्यादा एक्सरसाइज की जाती है, पॉलिथिस्ट कंट्री के तौर पे समझ सकते हो कि यहाँ पे भी काफी सारे भगवान देवी देवताएं जो है उनकी पूजा की जाती है, कई सारे मंदिर हैं, कई सारे श्राइन्स है, कई सारी सेंचुरीज हैं। उसी चीज से कंपेयर करते हुए यहाँ पे इन लोगों के लिए बोला गया है कि ग्रीक और रोमन्स जो है वो भी पॉलिथिस्ट की तरह ही देखे जाते थे, क्योंकि यहाँ पे भी कई सारे कल्ट्स, कई सारे अलग अलग पंथ हुए हैं। ठीक है, रोमन हो, इटालियन गॉड्स हो जैसे जुपिटर, जूनो, मिनेर्वा, मार्स, या फिर ग्रीक ईस्टर्न डाइटीज हो, उनके कई हजारों मंदिर हैं, श्राइन्स है, सेंचुरीज हैं उस एम्पायर के अंदर। समझ में आया? Yes, ma'am. पॉलिथिस्ट जो होते हैं उनका Yes, कोई कॉमन नेम नहीं होता, कोई कॉमन लेबल नहीं होता उनको समझाने का, उनको डिस्क्राइब करने का। ठीक है, पॉलिथिस्ट had no common name or label to describe themselves. The other great religious tradition in the empire was Judaism. अब दूसरा जो religious tradition था इस empire में वो था Judaism. But Judaism was not a monolith. लेकिन Judaism जो था वो monolith नहीं था either, and there was a great deal of diversity within the Jewish communities of late antiquity. और साथ ही साथ वहां पे काफी ज्यादा विविधता देखी गई थी Jewish communities के अंदर उस late antiquity में। What is the meaning of monolith? Here it is given near to this paragraph. Monolith, literally a large block of stone, but the expression is used to refer to anything, for example, a society or culture that lacks variety and is all of the same type. Monolith basically बोला क्या जाता है, होता क्या है कि बड़ा स्टोन का टुकड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसको एक्सप्रेस कैसे किया गया है, एक एक्सप्रेशन की तरह यूज किया गया है कि ये एक सोसाइटी है, ठीक है, जहाँ पे कोई विविधता नहीं है या कोई वेराइटी नहीं है और सारे एक से तरह के हैं। तो जुडाइज्म जो है वो एक क्या था, मोनोलिथ नहीं था, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा विविधता थी ज्यूविश कम्युनिटीज के अंदर। Thus, the Christianization of the empire in the 4th and 5th centuries was a gradual and complex process. Polytheism did not disappear overnight, especially in the western provinces, where the Christian bishops waged a running battle against beliefs and practices they condemned more than the Christian laity did. ओके, क्रिश्चियनाइजेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसके अंदर क्रिश्चियनिटी जो है फैलाई जाती है बाकी अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, और लोगों को बताया जाता है कि भाई आपने अब जो है इस चीज को अपना लेना चाहिए, और ये एक डोमिनेंट रिलीजन के तौर पे उनके सामने रखा जाता है। क्रिश्चियनाइजेशन, the process by which Christianity spread among different groups of the population and became the dominant religion. उनको इस चीज को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। Laity, the ordinary members of religious community as opposed to the priest or the clergy who have official positions within the community. अब ये यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्रिश्चियनाइजेशन को फैलाया जा रहा था 4th से 5th सेंचुरी के अंदर। ये धीरे धीरे प्रोसीजर को फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। पॉलिथिज्म जो है यानी कि वो एक रात में ऐसा नहीं हुआ कि अभी उन्होंने अपने भगवानों को मानना बंद कर दिया, एक रात में सब गायब हो गया। स्पेशली जो वेस्टर्न एरियाज थे उनमें तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पे क्रिश्चियंस जो है उनको काफी ज्यादा वेज्ड रनिंग बैटल, वो क्या कर रहे थे, वहां पर एक लड़ाई लड़ रहे थे विश्वासों की, प्रैक्टिसेस की, जिसकी वो क्रिश्चियन लेटी के अंदर पूरी तरीके से निंदा किया करते थे। अब क्रिश्चियन लेटी एज इन ऑर्डिनरी मेंबर्स जो होते हैं किसी भी धार्मिक कम्युनिटी के, जो पूरी तरीके से खिलाफ होते हैं प्रीस्ट और क्लर्जी के खिलाफ, और वो मानते हैं कि इनको पोजीशन जो है कम्युनिटी में, ऑफिशियल पोजीशन जो है वो दी हुई है, ये प्रॉपर नहीं है, वो उसके खिलाफ होते हैं। तो ये अपनी एक क्रिश्चियन बिशप्स जो थे वो क्लर्जी मेंबर्स और प्रीस्ट जो हुआ करते थे दूसरे उसके, उनके खिलाफ उनकी एक लड़ाई चली रही थी। The boundaries between the religious communities were much more fluid in the 4th century than they would become thanks to the repeated efforts of the religious leader. The powerful bishops who now led the church to rein in the followers and enforce a more rigid set of beliefs and practices. अब क्या हुआ, बाउंड्रीज जो है रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में वो खींची गई बहुत ज्यादा 4th सेंचुरी के अंदर, और उस और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए जा रहे थे जितने भी रिलीजियस लीडर्स थे उनके द्वारा, और जो पावरफुल बिशप्स थे जो अब चर्च को लेड कर रहे थे, एज इन की उनको चर्च के अंदर वो अपनी चीजें चला रहे थे, उसको एज ए लीड कर रहे थे। ठीक है, और जो उनके फॉलोअर्स थे वो भी इस चीज को अपना रहे थे, और साथ ही साथ वहां पर एक रिजिड सेट, एक स्ट्रिक्ट सेट जो है रखा गया था बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का, कि अब आपको क्या फॉलो करना है।
समझ में आया इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? मैम प्लीज एक बार ये लाइन क्रिश्चियन बिशप्स वेज द रनिंग बैटल रिपीट कर देंगे? Okay. Where the Christian bishops waged a running battle against beliefs and practices they condemned more than the Christian laity did. अब जो Christian laity के अंदर जो basically normal Christian लोग होते हैं, और सॉरी Christian नहीं, जो ordinary members होते हैं किसी भी religious community के, ठीक है, जैसे कि priest हो गए, clergy हो गए, वो क्या करते थे, वो अब यहाँ पे जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि काफी ज्यादा अलग अलग डाइटीज को मानने वाले लोग थे। अब उसी समय में क्रिश्चियन बिशप्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो अपनी क्रिश्चियनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, और वो जो दूसरे बिलीफ्स और प्रैक्टिस थे उनको क्या करते थे, वो उसकी निंदा करते थे या उसको बोलते थे ये तो सही नहीं है, ये तो वैलिड नहीं है, ये लेजिट नहीं है। तो उस चीज को देखते हुए ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है कि क्रिश्चियन लेटी यानी ऑर्डिनरी मेंबर्स जो है किसी भी कम्युनिटी के, रिलीजियस कम्युनिटी के, जो प्रीस्ट और क्लर्जी जो हुआ करते थे उनके ऑपोजिशन में जाके काम करते थे, उससे ज्यादा ये लोग क्रिश्चियन बिशप्स जो थे उन्होंने एक वॉर सा चालू कर रखा था उस समय में दूसरे बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस पर, ठीक है, जो ऊपर हमने भी पढ़े अलग अलग, उनके खिलाफ। अब समझ आया? यस मैम, ओके, थैंक यू। welcome. The general prosperity was especially marked in the east, where population was still expanding till the 6th century, despite the impact of plague, which affected the Mediterranean in the 540s. अब वहां पे जनरल प्रोस्पेरिटी जो थी वो ईस्ट के अंदर, वो बेसिकली उनकी पॉपुलेशन पेग के साथ में फैल भी रही थी, जैसे भी ऊपर हमने पढ़ा था। ईस्टर्न साइड में काफी डेवलपमेंट हुआ था, ईस्टर्न विलेज एरिया यूजन कंट्री साइड के अंदर काफी एक्सपेंड हुआ था 6th सेंचुरी के अंदर, भले ही वहां पर प्लेग जैसी महामारी जो है वो फैली थी मेडिटेरियन एरिया के अंदर 540s के अंदर। In the west, by contrast, the empire fragmented politically as Germanic groups from the north, Goths, Vandals, Lombard, etc., took over all the other major provinces and established kingdoms that are best described as the post-Roman. अब ईस्ट का तो हमने देख लिया कि वहां पे काफी अच्छे से एक्सपेंड हो रहा था सब कुछ, भले ही वहां पे प्लेग जैसी बीमारी फैली हुई थी फिर भी, लेकिन वेस्ट के अंदर क्या हो रहा था, पूरा एम्पायर जो है वो टुकड़ों में कैसे फैला, पॉलिटिकली फैला। जब जर्मनी ग्रुप्स जो है वो अलग अलग हो गए, गॉथ, वेंडल्स और लोम्बार्ड, कई सारे, इन्होंने अलग अलग मेजर प्रोविंसेस को स्टैब्लिश करा, अपने किंगडम्स स्टैब्लिश करे, और इस एरिया को बोला जाता है, इस पीरियड को बोला जाता है पोस्ट रोमन, ठीक है, यानी रोमन के बाद में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वर दैट ऑफ द Visigoths in Spain, destroyed by the Arabs between 711 and 720, that of the Franks in Gaul, and that of the Lombards in Italy. अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि वहां पे विसिगॉथ्स जो थे स्पेन में, उनको डिस्ट्रॉय किया था अरब्स ने 711 720 के अंदर, फ्रेंक्स जो थे गॉल के अंदर 511 688 687 के अंदर, और जो लोम्बार्ड्स थे इटली के, उनको भी डिस्ट्रॉय किया था इन अरब्स ने 568 से 774 के अंदर। These kingdoms foreshadowed the beginning of a different kind of world that is usually called medieval. अब यही kingdoms जो थे वो किसके अंडर आ गए थे, माना जा रहा था कि शुरुआत हो गई थी एक अलग तरह की दुनिया की, जिसको बोला जाता है medieval. In the east where the empire united, in the east where the empire remained united, the reign of the Justinian and is the high water mark of prosperity and imperial ambition. वेस्ट जो है वो पूरा बर्बाद हो चुका था, वहां पे अरब्स ने आकर के कब्जा कर लिया था। ईस्ट जो है अब वहां पर वो अभी भी यूनिटी में बरकरार रख रखी थी, और जो जस्टिनियन करके जो उनका राइन चल रहा था, पूरा टाइम पीरियड चल रहा था, वो एक तरीके से एक उसने पीक पॉइंट जो है वो अचीव कर लिया था। वहां पर बहुत अच्छे लेवल से प्रोस्पेरिटी और एम्बिशंस जो है लोगों के फुलफिल हो रहे थे। जस्टिनियन recaptured Africa from Vandals, but his recovery of Italy from the Ostrogoths left the country devastated and paved the way for the Lombard invasion. अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने वापस से रिकैप्चर करा, अफ्रीका को वेंडल से हटाया, और बट इन्होंने जब इटली को हटाने की कोशिश करी, मतलब उसको रिकवर करने की कोशिश करी, तो उससे इनकी कंट्री को काफी नुकसान हुआ और इससे लोम्बार्ड इन्वेजन को रास्ता मिला। By the early 7th century, the war between Rome and Iran had flared up again. 7th century तक आते आते
रोम और ईरान के बीच में लड़ाई जो है वो शुरू हो गई एंड द ससानियंस हु हैड रूल्ड ईरान सिंस द 3rd century launched a wholesale invasion of all major eastern provinces including Egypt। और ससानियंस जो थे वो जो रूल कर रहे थे ईरान को, उन्होंने 3rd century के अंदर उन्होंने भी एक पूरी तरीके से इन्वेजन शुरू कर दिया जितनी भी मेजर ईस्टर्न प्रोविंसेस थे इजिप्ट को इंक्लूड करते हुए उन पर, यानी उन्होंने उन पर हमला बोल दिया। When Byzantium, as the Roman Empire was now increasingly known, recovered these provinces in 620s, it was just a few years away, literally from the final major blow, which came this time from the southeast। जो Byzantium, जो कि रोमन एम्पायर के तौर पे जाना जाता है, जब वो रिकवर हुआ, ये सारे एरियाज उसने रिकवर करे 620s में, तो कुछ साल ही लगे जब फाइनल मेजर ब्लो जो है वो आना बाकी था। इस समय तक साउथ ईस्ट के अंदर ब्लो आना बाकी था, यानी कि एक और अटैक जो है वो होना बाकी था उस समय में। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? Okay. The expansion of Islam from its beginning in Arabia has been called the greatest political revolution ever to occur in the history of ancient world। अब इस्लाम का फैलना, एक्सपेंड होना, शुरुआत में ही जब ये फैला था अरेबिया के अंदर, तो उस पीरियड को अभी भी किस हिसाब से जाना जाता है? ग्रेट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के तौर पे जाना जाता है दुनिया की हिस्ट्री के अंदर। By 642, barely 10 years after the Prophet Muhammad's death, large parts of both the Eastern Roman and Sasanian empires had fallen to the Arabs in a series of stunning confrontations। 642 के दौरान करीब 10 साल बाद, प्रॉफेट मोहम्मद साहब की 10 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी, उसके 10 साल बाद एक बहुत बड़े हिस्से जो थे दोनों ईस्टर्न रोमन के और ससानियन एम्पायर के, वो अरब्स के हाथों में आ गए। ठीक है। However, we should bear in mind that those conquests which eventually extended as far as a field as Spain, Sindh, and Central Asia began in fact with the subjection of the Arab tribes by the emerging Islamic State first within Arabia and then in the Syrian desert and on the fringes of Iraq। हालांकि हमें दिमाग में ये चीज रखनी चाहिए कि ये जो भी कॉन्क्वेस्ट चल रहे थे उस समय में, वो धीरे धीरे एक सेंचुरी के बाद में लोगों के अपने जो एक्सटेंडेड फील्ड्स थी उसमें पहुंचे, एज इन की स्पेन, सिंध और सेंट्रल एशिया जो है वो वापस से अरब ट्राइब्स के अंडर थे और वहां पर इस्लामिक स्टेट जो है उसको बनाया जा रहा था। पहले अरेबिया के अंदर, बाद में सीरियन डेजर्ट तक पहुंचे और फिर कुछ हिस्से जो है इराक के वो भी उन्होंने कवर करे। यानी जो ये अरब ट्राइब्स थी ये यहाँ पे बहुत ज्यादा फैल रही थी, और फैल रही थी इसीलिए इस्लाम जो है वो इमर्ज हो रहा था, यानी इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग जो है वो फैल रहे थे उस समय में, क्योंकि ये लोग फैल रहे थे। As we will see in theme 4, the unification of the Arabian Peninsula, its numerous tribes was the key factor behind the territorial expansion of Islam। और वो obviously बात है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानने वाले लोग अलग अलग जगह पर सेट होंगे तो उनकी प्रैक्टिसेस और उनकी उसके लिए वो चीजें वहां पे और बढ़ेंगी, तो ऑब्वियसली बात है वो चीज फैलेगी। अब जैसे इंडियंस हैं, इंडियंस के अंदर भी हिंदूज हैं, हिंदूज जो है वो अलग अलग कंट्री के अंदर रह रहे हैं, तो अब आपको कई सारी जगहों पर टेम्पल्स देखने को मिलेंगे अलग अलग देशों के अंदर, तो वो चीज फैल तो रही है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि अरेबियन पेनिनसुला के अंदर किस तरह से यूनिफिकेशन हुआ है, वो आपको थीम 4 के अंदर देखने को मिलेगा कि कैसे इन्होंने इस्लाम की जो टेरिटरीज हैं वो कैसे एक्सपेंड करी है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। अब यहाँ पे आपको मैप दे रखा है वेस्ट एशिया का, मेडिटेरेनियन सी दे रखा है, सीरिया, पाकिस्तान, जुडई, एंटोइक, एडिसा, ये सारी बगदाद, ये सारी जगह दे रखी है, अफगानिस्तान दे रखा है, अरेबिया दे रखा है। तो ये मेडिटेरेनियन सी से यहाँ तक कैसे फैले वो चीज, जैसे यही मैप जो है हमने चैप्टर की शुरुआत में भी पढ़ा था, तो उससे पता पड़ता है ईस्टर्न और वेस्टर्न जो साइड है वो किस तरीके से कवर अप करी है। यहाँ पे टाइमलाइन दे रखी है, इवेंट्स दे रखे हैं विच यू हैव टू स्टडी एट योर ओन, आपने खुद से पढ़ना है। एंड हियर कंप्लीट्स द चैप्टर, विल डिस्कस द टेक अवे पॉइंट्स इन टुमारोज क्लास, एंड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। There is a mosaic of Ravenna 547 CE showing Emperor Justinian। यहाँ पर एक मोज़ेक बनाया हुआ है, इसमें जो उस समय के एम्परर थे जस्टिनियन उनको दिखाया गया और उनके जो भी काउंसिल मिनिस्टर्स हैं उनको दिखाया गया। ठीक है, क्लियर है? यस मैम।
ओके, ये रह गई। द कोलोसियम built in 79 CE where gladiators fought wild beasts. It could accommodate 60,000 people. ये कोलोसियम की फोटो दे रखी है जो बनाया गया था 79 CE के अंदर। यहाँ पर ग्लैडिएटर्स जो हैं, जो इनके फाइटर्स हुआ करते थे, वो लड़ाई करते थे बीस्ट से। ठीक है, बीस्ट एज इन की जितने भी ये बड़े बड़े जानवर होते हैं उनसे लड़ाइयां करवाई जाती थी उनकी। और यहाँ पर करीब 60,000 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। ठीक है, फिर है पार्ट ऑफ अ कोलोसल स्टैच्यू ऑफ एम्परर कॉन्टेस्टाइन 313 CE। यहाँ पर इनके स्टैच्यू का एक हिस्सा मिला है जो एम्परर थे कॉन्टेस्टाइन उनके। ये है बना हुआ 313 CE के अंदर। क्लियर है? अगर अभी भी किसी को कोई पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वी स्टिल हैव टाइम। नो मैम। ओके, तो अभी हमारे पास में टाइम है तो वील कंटिन्यू विद द टेक अवे पॉइंट्स। टेक अवे पॉइंट्स शुरू करते हैं। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? Yes, ओके। फर्स्ट पॉइंट है द रोमन एम्पायर वाज स्प्रेड ओवर अ वास्ट रीजन। रोमन एम्पायर काफी बड़े रीजन में फैला हुआ था। ये फैला हुआ था तीन कॉन्टिनेंट्स में, यूरोप, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। कई सारी लैंग्वेजेस जो है यहाँ पे बोली जाती थी रोमन एम्पायर के अंदर। ऑफिशियली लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस बोली जाती थी इस एम्पायर में। पॉलिटिकल एवोल्यूशन हुआ है रोमन एम्पायर का। ठीक है, काफी ज्यादा एवोल्यूशन हुआ है एम्पायर, रोमन एम्पायर का। रिजेंबल्स एन इंटरेस्टिंग नोवेल व्हिच no reader wants to leave in between. It is divided in two parts, early empire and late antiquity. अब ये जो एवोल्यूशन हुआ है ये एक इंटरेस्टिंग नॉवल की तरह पढ़ा जाता है और कोई भी व्यक्ति इसको बीच में नहीं छोड़ सकता। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली एम्पायर और लेट एंटिकिटी में। रोमन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय अगस्टस who ruled from 27 BCE to 14 CE and brought to an end the chaotic condition prevailing in the Roman Empire. रोमन एम्पायर जो है वो ढूंढी गई थी अगस्टस के द्वारा, उन्होंने रूल किया है यहाँ पे 27 BC से 14 CE। और यहाँ पे उन्होंने जो कंडीशंस, खराब कंडीशन आ रही थी उनको भी एंड किया। During Augustus' reign, Roman Empire made unprecedented growth in the field of literature. He gave a new look to the Roman army, which played an important role in expanding the Roman Empire. इनके समय, इनके रूल के दौरान ही इन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रोथ करवाई लिटरेचर में। ठीक है, इनके एम्पायर के अंदर काफी ग्रोथ हुई। साथ ही साथ यहाँ पे नया लुक दिया गया रोमन आर्मी को, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा जिसने इनकी रोमन एम्पायर को और एक्सपेंड करने में। The economic reforms introduced by Augustus not only made the people of Roman Empire prosperous but also helped in strengthening the very foundation of the empire. अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि आर्थिक जो रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए जा रहे थे अगस्टस के द्वारा, वो सिर्फ वहां के जो लोग थे उन्हीं को अमीर नहीं बना रहे थे, बल्कि वहां की जो एम्पायर की फाउंडेशन, जो नींव थी, उसको भी बहुत मजबूत कर रहे थे। Augustus appointed Tiberius his successor who ruled from 14 to 37 CE. Augustus ने अपॉइंट किया टिबरियस को, जो कि इसका सक्सेसर बना आगे जाके, जिसने रूल किया 14 से 37 CE तक। Trojan was a famous Roman emperor who ruled from 98 to 117 CE. He made an immense contribution in expanding the frontier of Roman Empire. Trojan एक famous Roman emperor था जिसने रूल किया 98 से 117 CE तक, और उसने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया रोमन एम्पायर के फ्रंटियर को एक्सपेंड करने में। First and second centuries were known for a period of peace, prosperity and economic expansion, but the third century brought the first major signs of internal strain. पहली दूसरी सेंचुरी जो थी उसमें काफी शांति थी, प्रोस्पेरिटी थी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन था, लेकिन तीसरी सेंचुरी के अंदर काफी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले। Shapur I, the Iranian ruler, had eradicated the Roman army and even captured the eastern capital of Antioch. Shapur I जो एक ईरानियन रूलर था, उसने रोमन एम्पायर आर्मी को खदेड़ा, हटाया, ठीक है, हराया, और उसके बाद में ईस्टर्न कैपिटल जो थी एंटॉइक, उसको कैप्चर कर लिया। At the same time, a whole series of Germanic tribes began to move against the Rhine and the Danube
frontiers, and the entire period saw repeated invasions of a whole line of provinces that stretched from Black Sea to Alps and southern Germany. उसी समय में ही काफी सारे सीरीज देखने को मिलेगी। जर्मनिक ट्राइब्स जो थी वो कोशिश कर रही थी राइन और डनूब फ्रंटियर्स को इन्वेड करने की, और कई सारे रिपीटेड इन्वेजन्स हुए हैं पूरी लाइन पे, पूरे जो फैला हुआ था ब्लैक सी से एल्प्स तक और सर्दर्न जर्मनी तक, सबसे घुसपैठ होने की कोशिश की जा रही थी। In Roman society, there was a system of the nuclear family. The family was used to be patriarchal in nature. The literacy rate was casual. The cultural diversity of the empire was reflected in many areas, in many ways. रोमन सोसाइटी जो थी वो एक न्यूक्लियर फैमिली को बढ़ावा दे रही थी। उस समय का जो सिस्टम था सोसाइटी का, उस चीज को बढ़ावा दे रहा था। फैमिलीज जो थी वो बेसिकली पेट्रियार्कल हुआ करती थी नेचर में, पेट्रियार्की चल रही थी, यानी कि जो पूर्वजों का, जहाँ पे मेल डोमिनेशन जो चीज होती है वो चली आ रही थी। लिटरेसी रेट कैजुअल थी। कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत थी अलग अलग तरीकों से। अभी तक किसी को भी किसी पॉइंट में दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No. Okay. There were some regional languages spoken as Armenic in the Near East, Coptic spoken in Egypt, Punic and Berber in North Africa, Celtic and Spain in the Northwest. कई सारी languages बोली जाती थी। Aramaic बोली जाती थी ईस्ट में, Coptic Egypt में, Punic और Berber North Africa में, Celtic Spain में और Northwest में. The empire had a significant economic infrastructure of harbors, mines, quarries, brickyards, olive oil factories, etc. Production was traded and consumed in huge quantities and they came mainly from Spain. कई सारे, ये जो एम्पायर था इसमें काफी ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर दिया गया था। हार्बर्स हो, माइंस हो, क्वेरीज हो, ब्रिकयार्ड्स हो, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज हो, सब कुछ सेटअप कर दी थी। प्रोडक्शन और ट्रेड जो है वो काफी अच्छा चल रहा था। अच्छी अमाउंट में कंज्यूम की जाती थी क्वांटिटीज, और ये अधिकतर सामान आता था स्पेन से। ठीक है, क्लियर है? आज इतना ही करेंगे। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। विल कंटिन्यू द टेक अवे पॉइंट्स एंड important terms in tomorrow's class, and please collect up your problems. We'll discuss all of your problems in tomorrow's session. Have a nice day ahead. God bless you all. Stay fit, stay